हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वैदिक काल के अंतर्गत है। इसमें जो हम 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के जो है हम बात करेंगे। ये कई मानने में बीए वाले बच्चों के लिए और जो यूपीएससी एग्जाम को देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें सभी बातें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। तो आप इस तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा, पूरा चैप्टर नहीं समझिएगा तो यह अधूरा जानकारी आपके समक्ष रहेगा जो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। अगर हम बात यहाँ पर करें वैदिक साहित्य की, तो कहते हैं वैदिक साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वैदिक साहित्य में हमने बहुत कुछ जानना है। हमने कहते हैं वेद क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता होगा कि भाई वेद क्या है और वेद हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। दोस्तों, वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेद की बात करें तो क्या वेद जो है विद धातु से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जानना। कहीं से भी तो आप जान सकोगे ना। ये वेद शब्द का अर्थ है वेद साहित्य के रूप में जाने वाले वैदिक साहित्य में निहित पवित्र ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य की संपूर्ण जो है ग्रंथवाली में दो प्रकार की पुस्तकें शामिल है, यानी दो तरह की पुस्तकों को जो है इसके अंतर्गत आता है। ये है मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण। देखिए, मंत्र और ब्राह्मण दो जो है प्रकार ग्रंथवाली शब्दवाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र वर्ग की जो है ग्रंथवाली वैदिक ग्रंथों की प्रमुख ग्रंथवाली रही है, जिसमें 4 पृथक ग्रंथ सम्मिलित हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मंत्र वर्ग की जो है ग्रंथी है, वैदिक ग्रंथें हैं, वो ऋग्वेद है, समवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। ये 4 वेद जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हर एक ग्रंथ जो है अपने खासियत से भरा पड़ा है। ब्राह्मण ग्रंथों को जो है ब्राह्मणीय वर्ग मानने की जो भूल ना करें, क्योंकि ब्राह्मणीय जो है ब्राह्मणीय नहीं हो सकता है। वास्तव में गद्य रूप में लिखे गए ग्रंथ है जिसमें मंत्रों की परिभाषा को विस्तार दिया गया है, जिसमें बलिदान संबंधी कर्मकांड भी इसमें सम्मिलित है। ब्राह्मण सहित 4 वेदों में उपलब्ध साहित्य की श्रुति कहते हैं, यानी से हम क्या कहते हैं दोस्तों, श्रुति कहते हैं। ब्राह्मण सहित 4 वेदों में उपलब्ध जो साहित्य है उसको हम श्रुति कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों ने सुनाया गया था, क्योंकि उस समय सिर्फ सुनाया जाता था, लिखा नहीं जाता था। इसलिए श्रुति का इसका नाम दिया गया कि भाई हम जो थे ऋषि मुनि से बात को सुने थे, जाने थे, इसलिए इसको श्रुति का नाम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखा जाए तो अरण्यक शब्द अर्थ है जंगल संधि पत्र, यानी अरण्यक शब्द जो है वास्तविक शब्द जंगल संधि पत्र, और उपनिषद का मतलब तो आपको पता ही होगा कि पास में ही बैठे और बैठ के आप ज्ञान प्राप्त करें, उसे उपनिषद कहते हैं। यानी गुरुओं के समक्ष बैठ के ज्ञान प्राप्त करने को ही हम उपनिषद कहते हैं। ये मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के जो है परिष्ठ है और इसमें वेदांत यानी वेदों का अंत, वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है। इसमें दार्शनिक विचार विमर्श जो है पूरी किया गया है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो देखा जाए तो 1028 मंत्रों का संकलन है, यानी ऋग्वेद में 1028 मंत्रों का संकलन है, जिसे हम 10 मंडलों में बांटा गया है। ये आरंभिक रचनाएं हैं। अंदर इसमें भारत के वैदिक कालीन लोगों के आरंभिक यानी प्रारंभिक जीवन का उल्लेख भी यहाँ किया गया है। समवेद काव्य पदों का संकलन है जो अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं और इन्हें काव्यात्मक रूप से दिया भी गया है ताकि इन्हें गाया जा सके। यानी कि पहले के समय में इन वेदों के जो थे सामवेद जो होते थे उसमें गाया जाया करता था। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद 2 रूपों में मिला है, एक है श्याम यानी कृष्ण और एक शुक्ल यानी सफ़ेद, और इसमें जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप में किए जाने वाले अनुष्ठानों का विवरण किया गया है। यानी आप समझ सकते हो कि समवेद में जो है वहाँ पर जो है गाने वाली जो है किया जाता था, गाया जाया करता था। यजुर्वेद में जो अगर देखा जाए तो इसमें अनुष्ठानों का विवरण किया गया था। अगर हम बात करें अर्थवेद का, तो अर्थवेद में आपको पता ही होगा कि जादू तंत्रों और मंत्रों का संग्रह था, जिसका प्रयोग भूत प्रेतों को भगाने और रोगों के उपचार के लिए किया जाता था। यानी अर्थवेद का जो था बहुत महत्व था, क्योंकि जादू टोना में उपयोग तो होता ही था, प्लस इसको रोगों के उपचार के लिए भी हम अर्थवेद का उपयोग किया करते थे। तो ऋग्वेद की हर एक चीज़ों का जो है अपना एक महत्व है, अपना एक समय था जिसमें इसका उपयोग जो है तो होता था, बहुत काफ़ी किया जाता था।
देखा जाए तो वैदिक साहित्य के गहन अध्ययन से यह पता चलता है कि वैदिक ग्रंथ साहित्यिक दृष्टि से सामाजिक और संस्कृति विकास के दो चरणों के क्रमिक विकास की जानकारी हमें देते हैं। यानी वैदिक साहित्य के अगर अध्ययन आप करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि यहाँ पर दो चरणों की जो है हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जो कि प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये आपको दिमाग में रखना है, यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है। सामाजिक और संस्कृति विकास की एक चरण की जानकारी हमें देता है, यानी समाज के कैसे विकास हुआ इसके सारी इंफॉर्मेशन जो है ऋग्वेद में है। अन्य तीन वेद दूसरे चरण के विकास क्रम को जानकारी देते हैं। प्रथम चरण के ऋग्वैदिक काल या जो है प्रारंभिक वैदिक काल भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद के चरण के हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आरंभिक वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना का काल माना जाता है और 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के कालखंड के इस काल अवधि में रखा गया है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आरंभिक वैदिक काल ऋग्वैदिक जो है मंत्रों का रचना का काल है और इसकी समय अवधि क्या है दोस्तों, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी मानी जाती है, यानी 1000 से लेकर जो है 600 ईस्वी किसकी मानी जाती है, उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ बच्चों को जो है एमसीक्यू के चक्कर में वो अपना माइंड को डिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनको चैप्टर उन्होंने समझा नहीं होता, इस वजह से इनकी इतनी प्रॉब्लम आती है। हाल ही में संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो है ऋग्वेदों को विश्व जो है मानव धरोहर को साहित्य में शामिल किया गया। देखिए, अब जो है विश्व में भी इसका जो है जागरूकता पैदा हो रही है, और देखिए ऋग्वेद को जो है एक विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। अब देखिए कितनी बड़ी जो है यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है और कितना बड़ा जो है यहाँ पर कदम उठाया गया है यूनेस्को के द्वारा, यानी संस्कृति संगठन द्वारा ये उठाया गया है कि ऋग्वेद को जो है हम मानव जो है विश्व मानव धरोहर के रूप में इसको सम्मिलित करें। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है आर्य का हस्तांतरण। देखिए, आर्य के जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो है वैदिक काल के बारे में कर रहे हैं तो आर्यन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आर्यन जो है दूसरे जगहों से भारत में प्रवेश किया और उन्होंने यहाँ पर जो है कई सालों तक अपना जो है अस्तित्व बनाए रखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर हम वेद मंत्रों के लेखक आर्य हैं तो ये बात जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भाई आर्यन थे कौन, क्योंकि यहाँ पर बात ये आया है कि वेद मंत्रों के लेखक जो थे आर्य थे। जब आर्य थे तो आर्य थे कौन? कहते हैं 19वीं सदी में आर्यों का एक वंश माना जाता था, परंतु अब इन्हें ऐसी भाषी समूह के लोगों के रूप में माना जाता है जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, और उस भाषा से बाद में संस्कृत, लैटिन और ग्रीक इत्यादि भाषाओं का जन्म हुआ। इसकी जानकारी इस भाषाओं के शब्द से मिलती है जिनकी ध्वनि और अर्थ सामान्य ही होती हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर समझने के लिए कि संस्कृति, लैटिन और ग्रीक, इनके भाषा का जो वर्ड है कई मानने में एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि संस्कृत शब्द में हम मात्र या पितृ कहते हैं, और इसी को लैटिन वर्ड में मात्र और पितृ से ही मिलते हैं। यानी देखिए कितना मिलता जुलता वर्ड है, सिर्फ लिखने में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा लेकिन उच्चारण करने में एक जैसा ही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसी प्रकार अगर हम इनार शब्द जो कि हित्ती तुर्की भाषा से है, वेद काल में इंद्र शब्द के सामान्य था, यानी सूर्य यास और मारुत्यस शब्द जो है कसाइड यानी मेसोपोटामिया से जो शिलालेखों में हमें मिले हैं। वेदाकाल सूर्य और मारुतन के समान ही है। तो इससे आप ये बात समझ सकते हो कि हो सकता है कि आर्यन हो, चाहे आपका इंडो हो, चाहे ग्रीक लैटिन हो, संस्कृति की इन भाषाओं से एक बात तो क्लियर हो गया है कि वो उन्हीं लोगों में से थे जो भारत में आए थे। लेकिन क्योंकि हमारे समय जो था उस समय नहीं था, इस वजह से हमें पूरी जानकारी नहीं प्राप्त है। लेकिन उनके लेखों से हमें ये बात साफ समझ लेना चाहिए कि उनका अंश जो था कहीं ना कहीं जो है लैटिन या ग्रीक से जरूर मिलता जुलता था, और उसी से संस्कृति का भी जन्म हुआ। तो ये बात समझाने के लिए पर्याप्त था, और ये उदाहरण भी काफ़ी है कि मात्र और पितृ को जो है मातर और पितृ जो है लैटिन भाषा में कहते थे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका बात को। माना जाता था कि आर्य लोग मुख्यतः दक्षिण रूस के से मध्य एशिया के बीच फैले घास के मैदान स्टोपस में रहते थे। ये हमारी कल्पना है, ये मानना है हमारा। यहाँ से आर्य जो है कि एक समूह ने भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश कर लिया और इन्हें इंडो आर्यन अथवा केवल आर्य के नाम से ही पुकारा जाने लग गया। स्थानांतरण के जो है प्राथमिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह स्थानांतरित लोग दक्षिण साइबेरिया स्थित इन
जो है इंद्रोनोवो सभ्यता से आए थे। यानी हो सकता है कि ये माइग्रेट करके आए हों। यह सभ्यता 2 जो है सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व काल में विकसित हुई थी। यहाँ से ये लोग जो है हिंदू कुश के उत्तर, जैसे हम बैक्ट्रिया या मार्जियाना या आर्कोलॉजिकल जो है कॉम्प्लेक्स कहा जाता था की ओर अग्रसर हुए और वहाँ से उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया। इस काल में यानी 1900 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी के दौरान इन क्षेत्रों में हमें घोड़े, आयु पहिए, अग्नि की उपासना और शवदाह के जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं। यानी शव जो थे उसको कैसे जलाया करता था, इसका भी हमें साक्ष्य मिला है। और ये सब चीज़ें भारत में जो है आर्य के जीवन का प्रमुख भाग रही है। तो इससे हमें बहुत बात समझ में आता है कि हो सकता है कि आर्य जो लोग थे उन्हीं में से एक थे जो साइबेरिया से जो है भारत में आ गए और यहाँ पर बस गए। क्योंकि कहते हैं कि उस समय लोग वो बसा करते थे किसी क्षेत्र में जहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी हो, वहाँ की कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशन हो और वहाँ पर रहने लायक अवस्था हो, तो वो लोग बहुत आसानी से वहीं पे माइग्रेट कर जाते थे। आज के समय में भी देखोगे लोग गांव से पलायन शहरों में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधाएं मिल रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा ही समय उस समय भी रहा हो और ऐसा होता ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो इस बात को साक्ष्य करने के लिए कंप्लीट है कि हो सकता है कि आर्य उन्हीं में से एक थे। इसके अतिरिक्त अगर कलाकृतियों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों से भी यह संकेत मिलते हैं कि लोग जो है मध्य एशिया से दक्षिण एशिया क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुए हैं। परंतु कुछ विद्वान अभी भी इस तर्क पर बहस करते हैं कि भाई शायद ऐसा ना हो। अब देखिए, बहस करना तो जनरल सी बात है कि अगर हम बहस नहीं करेंगे तो नए कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आर्य भारत के जो है स्वदेशी लोग थे और किसी भी बाहरी स्थान से भारत में नहीं आए। ये बहुत से जो है जो स्कॉलर है उनकी थिंकिंग है जो कि बहुत अलग बताती है। ठीक है, लेकिन क्या था, देखिए दोस्तों, उस समय की जो साक्ष्य है हम उसी को ही प्रमाण मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जीवित प्रमाण नहीं है। सिर्फ हमें कुछ साक्ष्य जो मिले हैं उसी बेस पे जो है हम इसको जो है शब्दालिक अर्थ बना सकते हैं। नए लोग कई हजार वर्षों की अवधि के दौरान अनेक समूहों में भारत आए थे और इस अवधि में जो है देशज आबादी और बाहर से आए नए लोगों में परंपरा जो है कार्यकलाप चलते रहे। परंपरा कार्यकलापों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक मुख्य बात यह हुई कि आर्यों की वैदिक किस्म की भाषा संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र की प्रमुख भाषा बन गई और इस भाषा में रची गई प्रचलित पुस्तकें जिनकी उल्लेख के ऊपर दिया गया है वैदिक साहित्य कहलाया। देखिए, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह के इंडिया के जो लोग होते हैं अभी देखते हो हर एक देश में फैले हुए हैं, तो इंडिया से कुछ ना कुछ लेके जो है अपने दूसरे देशों में वो लोग जाते हैं। तो वो अगर मान लीजिए अगर वो पूरे दुनिया ख़त्म हो जाता तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ के लोग जो थे दूसरे देशों में हर जगह फैले हुए थे। तो ये सब बात एक साक्ष्य के रूप में होता है। तो हो सकता है कि आर्यन का भी ऐसा ही रूल रेगुलेशन रहा हो कि वो किसी क्षेत्र में रहते हों लेकिन यहाँ व्यापार करने के लिए आए, चाहे किसी कारणवश यहाँ आ गए तो यहाँ के वो निवासी बन के रह गए क्योंकि उनको तो साफ उस समय चाहिए था कि उनको रहने का सही कंडीशन जरूरी था और वो कंडीशन शायद इंडिया में मिल गया हो तो वो यहाँ के ही निवासी बन गए। तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने के लिए ज़रूरी था। इस बात को अगर देखने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ आर्य के आगमन को जो है तीर के निशान से दिखाया गया और सिंधु नदी के पास इनको बसाने का जो है प्रावधान किया गया था। देखा जाए तो आर्यन की बहुत से चीज़ें जो हमें सिंधु नदी के आसपास ही मिली है और कहते हैं ये समय काल जो थी 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हो सकता है कि आर्यन दूसरे जगहों से आए हो और वो भारत में जो है इसकी कंडीशन उनको काफ़ी भा गया हो और ये यहीं पे बस गए हो। तो इसमें कोई भी जो है बहस करने वाली बात नहीं है। ये क्लियर है कि आर्य जो थे कहीं दूसरे क्षेत्र से आए थे और यहाँ पर कंडीशन उनको सही लगा तो ये हमेशा के लिए यहाँ के नागरिक बन के रह गए। देखा जाए तो यहाँ पर हमें वैदिक आर्य के भौगोलिक विस्तार के क्षेत्र के बारे में जानने को हमें मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि उत्तर जो है वैदिक आर्य का भौगोलिक विस्तार कैसे था। कहते हैं अगर हम देखें उस समय प्राचीन समय की बात करें तो आर्य जो है प्राचीन आर्य लोग जो है सब सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ था 7 नदी वाला क्षेत्र। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये लोग जो थे वो यहाँ की कंडीशन देख के रहते थे और कहा जाए कि उस समय हमेशा जो कोई भी शहर बसता है तो वो नदियों के किनारे ही बसता है। इसलिए जो है सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का समूह होना
आर्य के लिए काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इससे पानी की जो है सुविधा हर साल बनी रहती थी और यहाँ पर उनको हर तरह की कंडीशन जो है उनके लायक थी। इसलिए आर्यन जो थे इस क्षेत्र में बसना सबसे उचित समझे, क्योंकि सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का समूह, जिसका अर्थ है 7 नदी वाला क्षेत्र, या यह क्षेत्र जो मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम से लेकर यमुना नदी तक जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। 7 नदियों में शामिल है और सत विस्तृता यानी झेलम, चिनाब, रवि और व्यास और सतलुज और सरस्वती, इन क्षेत्रों में जो है ऋग वैदिक काल के लोगों ने जो है निवास किया था और युद्ध भी लड़े थे। अपने और अन्य पशुओं के झुंडों को चराए और पशुओं के घरेलू पालतू जानवर भी बनाया इन्होंने। धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर ये बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में वे उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुंच गए। यहाँ आकर वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनसे विभिन्न भाषा बोलते थे और बहुत लंबे समय में इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसी बात को अगर मैप में देखें तो ये साफ हो जाएगा कि इनकी किस तरह से जो थी कार्यप्रणाली थी। देखिए उत्तर वैदिक क्षेत्र में आप देख सकते हो कि हिमालय ऊपर दिखाया गया है। अभी जो ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये आप समझ सकते हो कि ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दिल्ली उल्ली सभी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसी क्षेत्र में जो निवास करते थे। और सिंधु देखिए यहीं पर ही आपको दिख रहा होगा, सब सिंधु भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सब सिंधु के आसपास ही रहते थे, जहाँ पर सरस्वती भी आपको दिख रहा होगा जो कि विलुप्त हो चुकी है। तो ये इस क्षेत्र में बसना इसलिए लाजमी समझे क्योंकि यहाँ पर जो था 7 नदियों का समूह था और ये समूह जो थे उनके हर एक क्रियाकलाप के लिए जो था सुचारू था। इसलिए ये लोग जो है इसी तरह बसे और धीरे धीरे ये बिहार की और उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन कर गए और वहीं पे जाकर अपना जो है क्षेत्र बना लिया और वहीं पे बस गए। तो ये कहा जा सकता है कि आर्य जो थे सब सिंधु के होते हुए जो है बिहार या उत्तर प्रदेश तक वो पहुँच गए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था। देखिए ये जो है हमारा पार्ट ऑफ वैदिक काल के अंतर्गत ही आता है कि आरंभिक वैदिक काल में यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसे था, कैसे जो थे वैदिक काल में आर्य लोग अपना जीवन यापन करते थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि उनका जीवन शैली किस प्रकार का था, क्या वो उनका रहन सहन बहुत ही विस्तृत था, ठीक है। लेकिन ये बात जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उनका क्या अर्थव्यवस्था था। अगर देखा जाए हम वैदिक काल की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि प्राचीन वैदिक आर्य लोग जो थे पशुपालक थे, यानी पशु को ही पाला करते थे, उसी से अपना जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा किया करते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था और ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़ें, बकरियां और जो है घोड़े पाला करते थे। ऋग्वेद में मिले साहित्यिक साक्ष्यों से विश्लेषण से हमें उनके साक्ष्य मिले हैं। अगर हमने विश्लेषण किया तो हमें बहुत से साक्ष्य मिले हैं। देखा जाए तो गो शब्द के अनेक शब्द के उद्भव हुआ है जिसका अर्थ है गाय। कहते धनी व्यक्ति जो है गोमत कहते थे और बेटी को दुहत्री, जिसका अर्थ था जो गाय का दूध दूती है, ठीक है। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज करना, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, यानी गवेषणा का मतलब लड़ाई भी होता है और इसका गायों की खोज करना भी होता है, क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। गायों का जो है संपूर्ण इच्छाएं पूरा करने वाली कामयादा समझा जाता था। यानी आपने देखा होगा, अगर आपने हिंदू धर्म के रिगार्डिंग जो है कामधेनु गाय के नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए लोग समझते थे कि गाय जो थी संपूर्ण इच्छा पूरा करने वाले कामधेनु की तरह ही मानते थे। पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी और जो है ऊपर उल्लेखित शब्दों को जो है इसके साथ ही अन्य अनेक संदर्भों में से संकेत भी मिलते हैं कि ऋग्वैदिक काल के आर्य के लिए घरेलू पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में से एक माना जा सकता था। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आरंभिक वैदिक काल के लोगों को खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं था। ये बात गलत होगा, क्योंकि पशु चराने के कार्य की तुलना में खेती बाड़ी करने के हमें साक्ष्य बहुत ही कम मिलते हैं और लगता है कि संदर्भ प्राय जो है बाद में जोड़ दिए गए हैं। कुछ एक संदर्भों में ये भी पता चला है कि उन्हें कृषि की जानकारी थी और अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो खेती ही करते थे और वो जो है यब उगाते थे। आधुनिक जौ या बले हम कहते हैं, यानी यब जो था जिसको हम आधुनिक जौ कहते हैं सो उगाया करते थे और जिसकी अर्थ खदानों की जाति की फसलों के लिए प्रयुक्त भी किया जाता था।
पशुपालन और लघु स्तर पर खेती बाड़ी करने के अतिरिक्त वो अनेक अन्य आर्थिक क्रियाकलाप भी किया करते थे, जैसे शिकार, बढ़ाईगिरी, रंगाई, कपड़ों की बुनाई, रथ बनाना और धातुओं के गला कर ढलाई के काम भी इत्यादि जैसे कुछ अन्य काम भी वो जानते थे जो करते थे। इस कार्य के द्वारा बनाए गए उत्पादों को वे वस्तुओं की अदला बदली के काम में भी लाते थे। यानी उस समय जो था एक्सचेंज का जो होता था, यानी वस्तु का आदान प्रदान की जाती थी। परंतु वस्तु विनिमय का सबसे पसंदीदा माध्यम थी गाय। यानी गाय को उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। बलियों के लिए अनुष्ठानों के उपरांत ब्राह्मण पुजारी को गाय, घोड़े, सोने के गहने शुल्क के रूप में मिलते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस समय का जो था अर्थव्यवस्था थी। कहते हैं हर तरह से समृद्ध थी, लेकिन फिर भी ये जो था बहुत ही इनका गायों का जो है इस समय बहुत काफ़ी महत्व दिया जाता था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। देखिए उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तन देखने को मिला है और ये हमारे साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था और खेती बाड़ी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान आरंभ किए गए थे। इसमें यह भी कहा गया कि हल चलाने के लिए 6 और 8 जोड़े बैल जोते जाएं। भैंसों की खेती के उद्देश्य से घरों में पाला जाता था और दलदलीय भूमि पर हल चलाने के लिए यह पशु बहुत ही उपयोगी था। इंद्र देवता को इस काम में नया जो है उपनाम दिया गया था कि कृषि का देवता। यानी इंद्रदेव को कृषि का देवता के रूप में उस समय नाम दिया गया था। और पौधे में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की संख्या में धीरे धीरे काफ़ी वृद्धि हो गई। जैसे जौ के अतिरिक्त अब ये लोग गेहूँ, चावल, दालें, मसूर, बाजरा, ठीक है, गन्ने इत्यादि की खेती भी करने लग गए थे। कहते हैं पका हुआ चावल दान दक्षिणा की चीज़ों में शामिल किया जाता था और इस प्रकार खाद्य उत्पादों की शुरुआत के बाद कृषि के उत्पादनों को धार्मिक अनुष्ठान में दान किया जाने लग गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। तिल, जिसमें सर्वाधिक खाद्य वनस्पति तेल निकाला जाता था, धार्मिक कर्मकांड में प्रयोग किए जाने लगा। यानी देखा जाए तो उस समय तिल का बहुत महत्वपूर्ण था। तिल एक अनाज होता है जिसमें से तेल निकाली जाती है और इसका उपयोग जो है वनस्पति तेल के रूप में उस समय किया जाता था। यानी तिल में बहुत सारे तेल निकलते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के विस्तार का एक मुख्य तत्व था 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे के प्रयोग की शुरुआत होना। यानी लोहे के प्रयोग ने बहुत कुछ इनको सिखा दिया और बहुत कुछ इनको जानने को मिला। ऋग वैदिक काल के लोग जो था अयस नाम की जिस धातु से परिचित थे वो शायद तांबा या कांसा रही होगी। उत्तर वैदिक काल में अयस के साथ श्याम या कृष्ण का विशेषण जोड़ दिया गया था जिसका अर्थ था काला और इसे लोहे के संकेतक के रूप में जाना जा सकता था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास आरंभ हुआ था, जैसे उत्तर वैदिक साहित्य काल ही माना जाता है। यानी लोहा का अगर हम देखें तो कहा जाता है 1000 साल पूर्व हुआ था। यानी देखा जाए तो ये कहीं हद तक जो है उत्तर वैदिक काल में ही इसका साक्ष्य मिले हैं। भारत के उत्तर और पूर्वी भागों में भारत के उत्तर पश्चिम भागों से अधिक वर्षा होती थी। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था इसके लिए, जहां बाद में आर्य लोग स्थानांतरित हुए थे। वर्षा के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र घने जंगलों से भर गया था जिसका सफाया ऋग्वैदिक काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तांबे या पत्थर के औजारों से होना संभव नहीं था। घने वर्षे वनों का अच्छे ढंग से सफाया करने के लिए लोहे के औजारों ने बहुत ही सहायता किया। खास तौर पर जल्ले वन के बाद बच्चे पेड़ों के बड़े बड़े के ठूठों को पहले की तुलना में कम समय में विस्तृत जंगली भूभागों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन किया जा सकता था। लोहे के हल से जो है गहरी मिट्टी की जुताई की जा सकती थी ताकि भूमि की उपजाऊ बनाया जा सकता था। ऐसी संभावना है कि यह प्रक्रिया ऋग्वैदिक काल के उत्तर काल में आरंभ हो गई थी, परंतु लोहे से बने औजार और उपकरणों का प्रयोग करने के प्रभावों का साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में ही ज्ञात हुआ है। देखिए कहीं भी ज्ञात हो, लेकिन एक बात तो यहाँ पर साबित हो गया कि इतने बड़े जंगलों को काटना कहते हैं पत्थर से संभव तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हो सकता है कि ये जो थे लोहा का ज्ञान इनको पास था और इसी प्रकार की वो चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय जो है वो कृषि करने के लिए जंगलों को सफाया करके कृषि करना उस समय के मुख्य जो व्यवसाय में से एक था। यानी वो कृषि करते थे जब वो वहाँ पर जो है सही कंडीशन मिलता था। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ जाता है कि औजारों और उपकरणों का प्रयोग उस समय उत्तर वैदिक के अंतिम चरण में हमें मिला है।
उत्तर वैदिक काल के दौरान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार से जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती चली गई। चित्रकारी किए गए सुरमई रंग से जो है बर्तनों पीजीडब्ल्यू की संख्या और आकार बढ़ने के अवशेष मिलने के कारण जो है द्वीप क्षेत्र की आबादी बढ़ने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। समय बीतने के साथ साथ वैदिक लोगों के जो है मौसमों, खाद्य और सिंचाई के बेहतरीन जानकारी भी हासिल हो गई थी। इन सभी विकासों के परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में कुछ स्थलों जैसे कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी में वास्तविक रूप में विस्तार हुआ था और इन स्थलों में धीरे धीरे नगरों की जो विशेषताएं विकसित होने शुरू हो गई थी। ऐसे जो है अर्ध विकसित नगर जहां मुख्य जो है श्रेष्ठ राजकुमार, पदरी और जो कारीगर रहते थे, उनकी आबादी का भरण पोषण किसान लोग ही करते थे, जो अपनी इच्छा या बिना इच्छा से अपने अनाज उन्हें दिए देते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात उस समय के लिए था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया आरंभिक वैदिक समाज, देखिए आरंभिक वैदिक समाज किस प्रकार की थी। देखा जाए तो ऋग्वैदिक समाज की मूलभूत इकाई परिवार थी, यानी परिवार में वो लोग जो है काफ़ी खुश थे। यह पिता प्रधान समाज था और विवाह की परंपराएं थी। एक पत्नी व्रता धर्म तथा परंतु श्रेष्ठ जनन कभी कभी उनके पत्नियों भी रखते थे। यानी ये बहुत बड़ी बात थी कि उसमें एक पत्नी व्रता धर्म तो था ही था, लेकिन कई जगहों पर देखा जाए श्रेष्ठ जनन कभी कभी अनेक पत्नियां भी रखते थे। बालिग होने पर ही जो शादियां होती थी और विवाह के बाद पत्नी पति के घर में जाती थी। परिवार का एक विशाल समूह का हिस्सा होता था जिसे वंश या वंश कहते थे। एक से अधिक वंशों के समूह को हम जन या जाति कहा जाता था। जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। जन जो थी सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी और एक वंश के लोग परंपरा रक्त संबंधों से जुड़े हुए थे। किसी जाति के सदस्य बनने का आधार उस जाति में जन्म लेना था, न कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास होना था। इस तरह भारत जो था जातियों के लोगों के भारत कहा जाता था, यानी जो भरत जाति के लोगों को भारत कहा जाता था और इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं हुआ करती थी। ऋग्वैदिक समाज बहुत ही साधारण और आम तौर पर जो है समानतावादी समाज था और इसमें किसी प्रकार का जाति वर्गीकरण नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें किसी प्रकार की जाति वर्गीकरण नहीं थी, यानी जात में नहीं बटा था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे जैसे आज के समाज में है, बल्कि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय हमारे समय काल जैसा था, परंतु उस समय काल में विभिन्नताएं अवश्य मौजूद थी। आर्य और अनार्यों में जो है वर्ण और रंग विभिन्नता का आधार जरूर था। आर्य लोग जो थे गोरे वर्ण के थे, जबकि जो है गौड़ आर्य अनार्य देशज लोग सांवले रंग के थे और अलग भाषा का प्रयोग भी करते थे। अंतर ऋग्वेदों में आर्य का जो है वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख जरूर हमें मिलता है। यहाँ दास शब्द का उपयोग उस समूह के लिए लोगों के लिए किया जाता था जो ऋग्वैदिक लोगों से अलग थे। बाद में दास का अर्थ गुलाम सेवक के रूप में रूढ़ हो गया था। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि बाद में धीरे धीरे दास का मतलब था गुलाम सेवक। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें भी चलन में थी, जैसे प्रमुख व्यक्ति और पुजारियों के हाथों में युद्ध में लूटे माल का बड़ा हिस्सा हाथ लगने की परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल में जाति के भीतर ही कुछ जो है असमानताएं देखने को मिली। ऋग्वैदिक जातियों में अगर देखा जाए तो जो है क्षत्रिय, पुजारी और जो सामान्य व्यक्ति 3 वर्ग थे। क्षुद्र वर्ग जो था ऋग्वैदिक काल के अंत में ही अस्तित्व में आया था, यानी पहले 3 ही वर्ग हुआ करते थे। बाद में जो है ऋग्वैदिक के अंतिम चरण में जो है क्षुद्र वर्ग जो है अस्तित्व में आया। इसका मतलब है कि आरंभिक वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण अधिक कठोर नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक की इस काव्य रचना से इसका जो है संकेत भी हमें मिलता है, जिसका जो स्वभाव है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता जो है चिकित्सक है और मेरी माता चक्की पर जो है अन्न पीसती है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है एक वर्ण से संबंधित नहीं है। समृद्धि की कामना करते हैं, जिसके लिए हमारी विविध योजनाएं हैं। हम पशुओं की तरह अपनी इच्छाएं पूरा करते हैं। महिलाओं का समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थान था। उपयुक्त उम्र में उनका जो है विवाह होता था और उन्हें अपनी पसंद का पति चुनने का अधिकार भी था और इसलिए जो है सभा और समिति जैसे संगठनों के कार्य में भी लोग ले सकती थी। यानी इसमें देखा जाए तो सभा और समिति में जो है महिलाएं भाग लेने की बात कही गई है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इसका अर्थ है कि उस समय जो है औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता था, वो अपनी मर्जी से मैरिज कर सकते थे, उनका जो मैरिज होता था सही समय पे होता था। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है इस काल के अंतर्गत बताई गई। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तन, देखिए उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ और यहाँ पर क्या खासियत ये है। कहते हैं परिवार अभी भी उत्तर वैदिक समाज की बुनियादी इकाई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में भी जो है परिवार जो है बुनियादी इकाई थी और यद्यपि इसके रचनात्मक ढांचों में परिवर्तन आ गया था। उत्तर वैदिक कालीन जो है परिवारिक काफ़ी विशाल हो गए थे और जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता था, यानी काफ़ी विशाल होने के कारण ये संयुक्त परिवार में बदल गया था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है अंतरा जिखोरा और जो अच्छी छत्र में मिले चूल्हे की कतारों से पता चलता है कि यहाँ जो है सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। गोत्र की संकल्पना भी इसी काल में विकसित हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक ही गोत्र के लोग एक ही वंशावली से थे और एक ही गोत्र के व्यक्तियों में परंपरा विवाह संबंध नहीं होते थे। यद्यपि बहुपति प्रथा भी उस समय प्रचलित थी, परंतु एक पत्नी विवाह प्रथा को ही बेहतर समझा जाता था, जैसे आज के समय भी समझा जाता है। इस काल के दौरान महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। एक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि नारी को जूते और मद्यपान की तरह व्यासन माना जाता था, यानी उस समय नारियों को जूते के समान और मद्यपान के समान माना जाता था। तो ये बहुत जो है उनकी क्रूरता को दर्शाता है। एक अन्य ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों से मूल रूप में वर्णित किया गया है, यानी इससे पता लगता है कि उस समय औरतों की दशा बहुत बुरी थी। महिला विवाह के बाद अपने पति के घर में रहती थी। सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय थोड़ी सी जो रूल रेगुलेशन थी वो महिलाओं के लिए बहुत कठोर हो गई थी। यद्यपि सबसे बड़ी परिवर्तन उस समय तो था, जो सबसे बड़ी बात था वर्ण व्यवस्था की। कहते हैं वर्ण व्यवस्था सबसे अधिक परिवर्तनशील थी के रूप में समाज में वर्गीकरण का उद्भव हुआ और विकास हुआ। समाज को जिन 4 वर्णों में बांटा गया था वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में बलियों और धार्मिक कर्म कांड की जो है बढ़ती संख्या में ब्राह्मणों को बहुत ही शक्तिशाली बना दिया गया था और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी कराते थे, जिनमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के विभिन्न चरणों में संबंधित अनुष्ठान भी सम्मिलित थे। इसके वजह से वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझे जाने लग गए थे। और इसकी अगली सामाजिक श्रेणी में आते थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग में थे और ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण करते थे। वैश्य वर्ण जो बहुत बड़ी संख्या में थे, कृषि कार्य के साथ साथ व्यापार और कारीगर के काम भी किया करते थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों द्वारा दिए जाने वाले दान दक्षिणा उपहार को कर पर निर्भर होता था। क्षुद्र अर्थात चौथे वर्ण के लोग सामाजिक श्रेणी में कम में सबसे निचले स्तर पर आते थे। उन्हें तीनों वर्णों की जो है सेवा करनी पड़ती थी। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है कि उस समय ये वर्ण व्यवस्था में बटी थी। दोस्तों अगर आपको इस बात को याद करना है तो आप याद रखना कि जो है मुख को जो है ब्राह्मण का बात बोल सकते हो और जो हमारा बाजू है वो है क्षत्रिय का है, वैश्य पेट हो गया और क्षुद्र जो होता है पैर होता है। तो ये बहुत ही काफ़ी आसान याद करने की तरीका है, ठीक है। अगर आप इस तरह से याद करोगे तो बहुत आसानी से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कार्य प्रणाली को आप याद कर सकते हो। तो कहते हैं ये सब याद करने के लिए सिर्फ हमें समझ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम क्षुद्रों की बात करें तो क्षुद्रों को जो होता था सभी की सेवा किया करते थे, सभी को सेवा करना ही उनका दायित्व था, उन्हें यही आदेश दिया जाने का प्रावधान था। उन्हें उपनयन, संस्कार, शिक्षा ग्रहण करने के लिए किए जाने वाले पवित्र योपति संस्कार जैसे धार्मिक और कर्तव्यों का अधिकार नहीं था, यानी क्षुद्रों को किसी प्रकार का अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अन्य 3 वर्णों के लोगों इस संस्कार की अनुमति थी, यानी 3 वर्णों को सभी तरह के संस्कार करने का पूरा अनुमति दी गई थी और इसलिए इन्हें जो है द्विज कहा जाता था, जिसका सांकेतिक अर्थ है कि वह 2 बार जन्म लेते थे, यानी द्वि यानी जन्म लेना। इसे क्षुद्रों के कमजोर बनाने और धार्मिक कर्मकांडों में बुराइयों की संकल्पना की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था जिसे इस काल में रूप लेना आरंभ कर दिया था वह थी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का मतलब यही होता है जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। जैसे आपको पता है ब्रह्मचार्य यानी विद्या
जो विद्यार्थी के जीवन आपको बिताना पड़ता था 25-25 साल में इसको बदल दिया गया था। यानी ब्रह्मचार्य अवस्था में आपको विद्यार्थी जीवन में जीना था और विद्यार्थी बन के ही जो है अपना शिक्षा ग्रहण करना होता था। उसके बाद दूसरा चरण जो है गृह अवस्था आता था, गृह आश्रम आती थी, जिसमें घर में रहना होता था, जहाँ पर अपना परिवार बसाना होता था। उसके पश्चात वन प्रस्थान यानी बैराग लेना था। इसमें बच्चों को पढ़ाना उड़ाना यही उनका कार्य हो जाता था। इन अवस्थाओं का वर्ण ग्रंथों में हमें मिलती है। बाद में संन्यास आश्रम की चौथी अवस्था को भी जीवन में जोड़ा गया था। वन व्यवस्था के साथ इसे जो है वन आश्रम धर्म का नाम भी दिया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। यदि बात हम करें आरंभिक वैदिक में धर्म का क्या स्थान था, आरंभिक वैदिक काल में धर्म की क्या विशेषताएं थी, तो ये बात जान के हमें यह हैरानी होती है कि जो है सारी सुरक्षा और सुख समृद्धि की जो है सामग्री प्राप्त करने के लिए देवताओं के समक्ष प्रार्थना पूजा की जाती थी। कहते हैं उस समय जो है फीमेल जो है गॉड बहुत ही कम थे, तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है। कहते हैं पूजा अर्चना जो है ऋग्वैदिक काल के लोग जो है प्रमुखता से करते थे और ऋग्वैदिक काल के देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूप थे, जैसे वर्षा, तूफान, सूर्य इत्यादि। इन देवताओं के लक्षणों और विशेषताओं से ही यही प्रतिबिंबित होती है कि समाज का स्वरूप जनजातीय और प्रत्यय जो है सत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान था, क्योंकि उनके ग्रंथों में किसी देवी के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ है। इंद्र, अग्नि और वरुण और मित्र, गौ और पुष्प, यम, सोम इत्यादि सभी देवता पुरुष ही थे। इसकी तुलना में हमारे पास कुछ ही देवियाँ थी, जैसे उषा, सरस्वती, पृथ्वी इत्यादि, जिन्हें धर्म के व्याख्या में द्वितीय स्थान पर रखा गया था। यानी देखा जाए तो उस समय पुरुष प्रधान होने के नाते पुरुष ही देवताओं के रूप में पूजनीय थे। देखा जाए तो विभिन्न देवताओं के कार्य से समाज में उनकी आवश्यकता का पता चलता था और अंततः ऋग्वैदिक काल के लोग जो है इंद्र की युद्ध की देवता की तरह पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इंद्र देव का जो उल्लेख भी हमें मिलता है और उसके हाथों में ब्रज होता था, यानी ब्रज जो होती थी, जिसको कहते हैं कि दगीची की हड्डियों से बनाया गया था, उसे ब्रज होती थी और उन्हें मौसम के ऐसे देवता के रूप में भी पूजा जाता था जो वर्षा लाते थे। पवन देव मरुत युद्धों में इंद्र की उसी प्रकार सहायता करते थे जैसे जनजातीय लोग जो थे जनजातीय युद्धों में अपने नायकों की सहायता किया करते थे। अग्निदेव जो आग के देवता थे, उन्हें घर का देव मानते थे और उन्हें देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता था। सोम का संबंध पौधे और जड़ी बूटियों के साथ था। सोम का एक ऐसा पौधा था जिसे मादक रस निकाला जाता था और बलि दिए जाने के समय सोम रस का पान भी किया जाता था। वरुण एक अत्यंत महत्वपूर्ण देव थे जिन्हें ब्रह्मांड का व्यवस्थापक माना जाता था, यानी वरुण को जो था ब्रह्मांड का व्यवस्थापक माना जाता था, जिसे ऋत कहते थे। और यह ऋत जनजाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी था। पुष्प जो था सरके चरवाहों और पालतू पशुओं का देवता था। पशु चराने वाले दोषों के जीवन में इस देवता का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अन्य देवों का भी इसी प्रकार प्राकृतिक और जीवन के अन्य पक्षों में संबंध था। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है, ठीक है, जहाँ जो है पुष्य, शर्कों और चरवाहों जो पालतू पशुओं का देवता माने जाते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। इन सभी देवताओं का आह्वान किया जाता था और यज्ञों और बलिदानों के समय इनकी पूजा भी की जाती थी। इन बलियों की व्यवस्थाएं जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की जाती थी और संपूर्ण कर्मकांड यानी ब्राह्मण पुजारियों द्वारा कराया जाता था। बलियां दिए जाने के समय जिन देवताओं का आह्वान किया जाता था वह इन बलिदानों के जो है फलस्वरूप युद्ध में विजय, संतान उत्पत्ति, पशुधन में वृद्धि और दीर्घ आयु का वरदान देते थे। इस कार्य में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में बहुत संख्या में उपहार भी दिया जाता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की मूर्ति का पूजा अर्चना किया करते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो है वैदिक काल के अंतर्गत कि उस समय वो लोगों ने ना तो कोई मूर्ति बनाए थे और न ही वो कोई मंदिर बनाए थे और न ही पूजा अर्चना की कोई मूर्ति पे इस समय में हमें मिलती है। देखिए हमारे समक्ष आया है उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिला।
हमने पहले ही यह रेखांकित किया है कि उत्तर वैदिक काल में खेती-बाड़ी लोगों का जो है मुख्य कार्य चुका था और भौतिक जीवन में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देवी और देवताओं के प्रति उनकी जो है अभिरुचियां में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। स्थानीय आर्यन लोगों के साथ जो है परंपरा लगातार लेन देन ने भी इन परिवर्तनों में योगदान दिया था और इस प्रकार विष्णु और रुद्र जो ऋग्वैदिक काल में कम महत्वपूर्ण देवता थे अब बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाने लग गए थे। यद्यपि हमें उत्तर वैदिक काल के किसी भी साहित्य में विभिन्न अवतारों या विष्णु के उन अवतारों का कोई संकेत हमें नहीं मिलती है जिन्हें हम आज परिचित है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि बार बार यज्ञ कराना और इसकी संख्या में वृद्धि और उस यज्ञों का जो है समापन प्राय बहुत ही बड़ी संख्या में पशु बलि दिए जाने होते थे। शायद इसका कारण था कि ब्राह्मण वर्ग बढ़ता महत्व और बदलते समाज में अपना प्रभुता बनाए रखने के लिए किए गए अनेक प्रयास था। यानी जो पशु बल थी एक तरह से ब्राह्मणों के द्वारा अपनी वर्चस्व को बनाए रखने का उनका एक षड्यंत्र था। इस यज्ञों से ब्राह्मणों को बहुत बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा और संपदा मिलती थी और कुछ प्रमुख यज्ञ थे यशमेघ, वाजपेयी और राजस्वई यज्ञ। ये सारे के सारे यज्ञ जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बहुत जरूरी थे। महाभारत और रामायण की कथाओं में आपने इन यज्ञों के बारे में सुना ही होगा। आपने देखा ही था महाभारत में भी जहाँ पर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो था युधिष्ठिर ने यज्ञ जो है किया था जिसमें उसने पूरा विश्व को विजय हासिल कर लिया था। अगर रामायण आपने देखा होगा तो उसमें देखा था कि इसमें एक यज्ञ किया गया था जिसमें जो है घोड़ा को स्वतंत्र विचलन करने के लिए छोड़ दिया गया था और लव कुश के द्वारा उसको पकड़ लिए जाने के कारणवश जो है युद्ध भी हुआ था। तो ये सारी जो थे ये यज्ञ थे जिसमें अपने आप को जो है सम्राट घोषित करने का एक सबसे आसान तरीका था, जिसमें जो भी अगर राजा इसके अगर बाध्य करता था, अगर वो घोड़ा को पकड़ता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था और बाद में उसको जो है उसकी स्वामित्व स्वीकार करनी पड़ती थी और घोड़ा जिस राज्य से गुजर जाता था उसका स्वामित्व स्वीकार कर लिया माना जाता था। तो इस तरह से जो था अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ या राजस्व यज्ञ किया जाता था। इन यज्ञों जो कि कई दिनों तक चलते थे इनके संपन्न होने पर उपहारों के अधिकांश हिस्सा ब्राह्मण को ही मिलता था, यानी ब्राह्मण को ही सबसे अधिक हिस्सा इसमें दिया जाता था। इन यज्ञों को करने का दोहरा उद्देश्य था कि प्रथम तो इससे लोग के ऊपर वर्चस्व स्थापित होता था, यानी वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसे यज्ञ किया जाता था, और दूसरा राजनीतिक दृष्टि से भी विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र में राजनीतिक महत्ता स्थापित होती थी, क्योंकि इससे बलियों में संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लोगों की जो है आमंत्रण किया जाता था। इससे उसकी प्रभुता का जो है चार चांद लग जाया करता था। आपको जो है जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर वैदिक काल में इस पशुवध का विरोध होना शुरू हो गया था और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और अन्य जानवरों को यज्ञ के अंत में बलि दिए जाने के कारण आर्थिक विकास में काफ़ी बाधा आने लग गई थी, क्योंकि पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था। इसलिए वेदांत के उपनिषद कहे जाने वाले साहित्य में समृद्धि और कल्याण के लिए जो सद्व्यवहार और आत्मयाज्ञ की अनुशंसा की गई थी। उपनिषदों में भारतीय दर्शन के दो मूल्य सिद्धांत निहित थे, यानी कर्म और आत्मा का पुण्य जन्म लेना, अर्थात कर्म अनुसार जो है पुण्य जन्म लेना। इन ग्रंथों के अनुसार जो है वास्तविक जो है परम आनंद मोक्ष यानी मानव को जन्म मरण की आवरण से मुक्ति मिलने पर मिलता था। यानी लोगों को जो है मेन उद्देश्य उस समय यही होता था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ होता था कि वो जन्म मरण के कर्मों से सदैव के लिए वो मुक्त हो जाया करते थे। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है आरंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल की इस समय क्या व्यवस्था थी, ये किस प्रकार की जाती थी। तो देखा जाए तो आरंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ऊपर हमने उल्लेख किया है कि आर्य की प्रमुख सामाजिक इकाई थी जिसको जन कहते थे, और इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था जिसे हम राजन कहते थे, और इस प्रमुख का मुखिया काम किया करता था। जनता और पशुधन की शत्रुओं की रक्षा करना अपने इस काम में उसकी सहायता करती थी। जनजाति संस्थाएं जिन्हें सभा समिति और विद्यार्था गण और परिषद कहते थे, इन सबसे सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण संगठन में से एक माना जाता था, और इस सभाओं के जो है जीवन के सभी पक्षों का विचार विमर्श होता था, और इसमें युद्धों में प्राप्त जो है आय का वितरण, न्यायिक और धार्मिक कर्तव्य इत्यादि कुछ भी शामिल हो सकता था।
इस प्रकार ये सभाएं एक तरह से इसकी राजनीतिक प्रमुख की शक्तियों की नियंत्रित भी करती थी। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं भी इस सभाओं और समिति के विचार विमर्श में भाग ले सकती थी। मुख्य का पद जो था वंशागत उस समय नहीं था, यानी जैसे जैसे पहले पुराने समय में होता था कि पिता के बाद जो है ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी पे बैठाया जाता था, उसको ही राजभार संभाला जाता था। जैसे आपने देखा भी होगा रामायण में कि जो राम को जो है पद देने की सारे ने आग्रह किया था, ठीक है। लेकिन इस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यानी जो है ज्येष्ठ पुत्र यहाँ नहीं बनता था। उस समय चुनाव के द्वारा जो है बनाने जाने का प्रावधान उस समय थी। कहते हैं अगर देखा जाए तो आमतौर पर उसका चुनाव जो है जनजाति करती थी, यद्यपि उसकी उत्तराधिकारी उसी प्रमुख के परिवार से होने के संकेत मिलते थे, परंतु यह ज्येष्ठ अधिकारी यानी सबसे बड़े पुत्र का पिता का स्थान ग्रहण करने का जो नियम पर आधारित नहीं था। उस समय अनेक मामलों में पुरोहित जो है मुखिया के परामर्श देता था। पुरोहितों के अतिरिक्त कुछ सीमित संख्याओं में पदाधिकारी कर्मचारी भी होते थे जो मुखिया को दिन प्रतिदिन के जो है जनजाति मामलों में सहायता भी किया करते थे। सेनानी, कुलाप और ग्रामणीय इत्यादि कुछ कार्मिक थे जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें जरूर मिली है। सेना स्थायी योद्धाओं का जो है समूह नहीं था और इसमें योग्य जनजाति व्यक्तियां भी शामिल थे जिन्हें केवल युद्ध के दौरान ही सक्रिय किया जाता था। तस्मे यानी बढ़ाई और जो है रथकार यानी रथ निर्माता और रथ बनाने की सरकारी जिम्मेदारी निभाते थे। कर संग्रह के लिए किसी भी कर्मचारी का उल्लेख नहीं मिलता है। लोग जो भी भेंट मुखिया को देते थे उसे बलि कहते थे और यह आम जनजाति लोग द्वारा विशिष्ट अवसरों पर दिए जाने वाला स्वैच्छिक योगदान था। यानी बलि जो होता था एक तरह का जो है जनजातियों के द्वारा दिए जाने वाले मुखिया को जो है स्वैच्छिक योगदान था, भेंट थी। इसे यही जो है दृष्टिगोचर होता है कि आरंभिक वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था बिल्कुल ही जटिल नहीं थी और सभी जनजाति लोग की सहायता और भागीदारी पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में इस परिस्थिति में परिवर्तन आ गया था जिसका परिचय आगे दिया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे समझ आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए, कैसा परिवर्तन था उत्तर वैदिक काल में। कहते हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान भौतिक और सामाजिक जीवन में आए परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में आए परिवर्तन पर भी पड़ा। प्रमुख जो नेता से लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लग गया और जिसके परिणाम स्वरूप लोकप्रियता संस्थाएं जो धीरे धीरे समाप्त हो गई। यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमुख नेताओं के लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप लोकप्रिय संस्थाएं धीरे धीरे समाप्त सी हो गई। मुखिया का पद जो है वंशागत पिता के बाद पुत्र बन गया था, यानी जो है पिता के बाद पुत्र को दे दिया गया था, लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ऐसा नहीं था उस समय। इस काल के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि लोगों में धारणा थी कि राजा का पद दैवीय होता है और ब्राह्मणों ने जो है मुखिया को इस प्रक्रिया में सहायता किया है। वाजपेयी और राजस्व जैसे जो है राज्याभिषेक के विस्तृत धार्मिक कर्मकांड जो है मुखिया का प्राधिकारी स्थापित करते थे। जैसे जैसे मुखिया की शक्ति बढ़ती गई जनप्रिय सभाओं की जो है प्राधिकार कम होने लग गए। मुखिया को जो है प्रशासनिक सहायता देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें प्रमुख जो है परामर्शदाताओं के रूप में लोकप्रिय सभा के कार्यों को हथिया लिया गया था। इस काल के दौरान एक आरंभिक सेना की संरचना भी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया था और इन सभी की जो है जीविका लोगों द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार के कर जैसे बलि शुल्क और भाग पर निर्भर करती थी। इस प्रकार में मुखिया क्षत्रिय वर्ण से संबंध थे और उन्हें ब्राह्मणों के संयोजन से धर्म के नाम पर लोगों पर नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करते रहे, परंतु इन सभी तत्वों से यह जानकारी नहीं मिलती कि जनपद और प्रादेशिक राज्य अपनी सभी विशेषताओं जैसे स्थायी सेना और नौकरशाही की व्यवस्था का जो है उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ हो। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट था, अगला चैप्टर देखना मत भूलना। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।